हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपको हमारे चैनल पर सरल हिंदी और इंग्लिश में सीबीएसई आरबीएसई के जो स्कूल बुक्स हैं उनके टीचिंग वीडियोस मिलेंगे। यदि आपको हमारा जो वीडियो है पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपने वैल्यूएबल सुझाव भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस हम बना सकें। सो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा आज का टॉपिक है आपके इंग्लिश में 10th क्लास में फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें पोइट्री सेक्शन, क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक का पोइट्री सेक्शन हम लेंगे। और पोइट्री सेक्शन की जो हमारी बुक है आज की, उसमें थर्ड पोइम आपके दे रखा है टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू एक पोइम है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके अंदर क्या थीम है, क्या पोइटिक डिवाइसेस काम में ली गई हैं, इसका राइम स्कीम क्या है और इसकी समरी क्या है, और साथ ही साथ कवि इसमें क्या कहना चाहता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम। सो द पोएम, द टाइटल ऑफ द पोएम इज ए टाइगर इन द जू। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो पोएम है इसको जो है इंग्लिश पोइट लेज़ली नॉरिस ने लिखा है। इसका जो थीम है, थीम के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये थीम जो है वो एक प्रकार से एक मैसेज है ह्यूमन बींग्स के लिए, मैन काइंड के लिए, हम मानव के लिए, मानव सभ्यता के लिए, कि जो द रियल होम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इज द फॉरेस्ट, इज द जंगल, नॉट द जू। वी कीप द टाइगर एंड और अदर वाइल्ड एनिमल्स इन जू इन ऑर्डर टू मेक अस एंटरटेन्ड, only for our entertainment, and that is not correct, that is not true, that is not right according to the poet, what the poet wants to say with the help of this poem. So the message is that the real home of wild animals is the natural habitat, and that is forest. So let us start the introduction of the poem. This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. यानी ये जो poem है इसके अंदर एक contrast बताया गया, एक अंतर बताया गया है, एक difference बताया गया है कि how a tiger behaves in the zoo and how a tiger behaves in its natural habitat, means in a forest, in a jungle. The poem moves from the zoo to the jungle. और ये जो कविता है ये कहाँ जाती है? सबसे पहले जू, और जू के बाद में कहाँ चली जाती है? जंगल की ओर चली जाती है। It means the poet is describing first how a tiger behaves in zoo, and then it moves towards the jungle, means that behavior of tiger in jungle has been explained by the poet, and back again to the zoo, and in the last stanzas of the poem the poet is describing about the zoo, about how a tiger behaves in the zoo. So this is the thing, read the poem silently once. The poet is asking us to read the poem silently so that we can say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. Means the poet wants to say that you have to identify the stanzas in which the poet is talking about the tiger in the zoo, or in which the poet is talking about the tiger in the jungle. So let us start. He stalks in his vivid stripes. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. The few steps of his cage on pads of velvet, quite in his quiet rays. In the very first lines, in the first 4 lines of the poem, the poet is describing or picturizing the tiger. Where? In the zoo. जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पार्ट में पढ़ा था कि सबसे पहले कविता किस ओर जाती है? जू में। तो टाइगर जो है जू में कैसे बिहेव करता है ये बताया गया। ही स्टॉक्स, ही देखिए, ही एक जो प्रोनाउन है वो टाइगर के लिए काम में लिया गया है। इट मीन्स इसका क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन किया गया। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है प्रॉल्स, मतलब शान से चलना, अकड़ कर चलना। आप देखते हैं टाइगर कैसा होता है, टाइगर की चाल अलग ही होती है। तो टाइगर अपनी चाल में, अपनी मस्त चाल में कैसे चलता है? इन हीज विविड स्ट्राइप्स, मीन्स जैसे जैसे वो चलता है तो क्या होता है, उसके शरीर के ऊपर जो येलो बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर की जो स्ट्राइप्स होती हैं, जो पट्टियां होती हैं, जो चमकीली चटकीली ब्राइट कलर्ड, जो स्ट्रॉन्ग एंड ब्लैक जो नेरो लाइंस होती हैं, वो क्या करती हैं? वो भी एक प्रकार से चलती हैं, एक प्रकार से एक शान से चलता है टाइगर। मीन्स कवि जो है ना उसकी वॉकिंग को, टाइगर की चलने की, टाइगर के मूवमेंट को पिक्चराइज कर रहा है हमारे सामने कि द टाइगर ऑलवेज वॉक्स इन द केज जस्ट लाइक a tiger, means he
moves silently without making any noise, without making any disturbance, without showing any anger. The few steps of his cage means he is able to complete the cage from one corner to another corner of the cage quietly, silently, only by the few steps. मतलब जो टाइगर है वो केवल कुछ ही कदमों में केज को कंप्लीट करने में सक्षम है और केज की दूरी को तय कर रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, और उसके जो पैर है, पैरों के नीचे एक गद्दीदार भाग है, उसको पैड कहा गया। वेलवेट, वेलवेट मीन्स सॉफ्ट फैब्रिक होता है। क्वाइट यानी साइलेंटली मीन्स नॉट मेकिंग एनी नॉइज, एनी साउंड इन हिज क्वाइट रेज। रेज मीन्स anger, means the poet is saying that the tiger is in anger, but he is not showing us any anger because he is in a cage and he is only moving to and fro in the cage and he is doing only walking. वो क्या कर रहा है? केवल वॉक कर रहा है। although he is in rage, वो गुस्से में है, but he is not showing his rage. Let us move towards the second stanza of the poem. In the second stanza, the poet says he should be lurking in shadow. टाइगर को कहाँ होना चाहिए ये बताया गया है। अब जो है कविता किस ओर जा रही है? जंगल की ओर जा रही है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो कवि हमें ये बताना चाहता है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए। He should be lurking. lurking का मतलब होता है कि waiting quietly, घात लगाकर बैठना। हम कहते हैं ना कि वो घात लगाकर शिकार का इंतजार करता है। He should be waiting quietly before attacking any animal that comes to drink water in shadow. In shadow means in the shadow of some bushes or the grass. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और टाइगर क्या करता है? स्लाइड करता है, यानी मूव करता है थ्रू लॉन्ग ग्रास। लंबी लंबी जो घास होती है, जो तालाब के किनारे पर घास होती है, उस घास में, छाया में अटैक करने के लिए, अपने शिकार पे अटैक करने के लिए क्या करता है? चुपचाप चलता है, घात लगाकर बैठता है। नियर द वाटर होल, पानी के तालाब के पास। वेयर प्लम्प डीर पास, जहां पर प्लम्प मीन्स प्लीजेंटली फैट, मोटे, ताजा, या यंग आप कह सकते हैं। यंग डीर जहां से गुजरते हैं, यंग हिरण जहां से गुजरते हैं, वहां पर टाइगर को होना चाहिए। जबकि टाइगर तो कहाँ है? टाइगर को हमने कहाँ रख दिया है? जू के अंदर रख दिया है। जो पहले स्टेंजा में बताया ना कवि ने, पहले स्टेंजा में कवि कहता है कि टाइगर कहाँ है? जू के अंदर है। फिर दूसरे स्टेंजा में कवि बता रहा है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए? उसे तो टाइगर को आना चाहिए, टाइगर शुड बी इन द फॉरेस्ट, एंड ही इमेजिन्स दैट द टाइगर शुड मस्ट बी इन द फॉरेस्ट, lurking in some shadow of some grass or some bushes, sliding through the grass and waiting for a prey. And द प्रे, जो प्रे के रूप में कवि ने बताया कि कोई डियर या और कोई जंगली जानवर जो है पानी के लिए आता है, तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसको तैयारी करनी चाहिए। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लोज, टेरराइजिंग द विलेज। इसके आगे जो है कवि कह रहा है कि ही शुड बी स्नैलिंग। उसको कहाँ होना चाहिए? उसको स्नैलिंग करना चाहिए, गुर्राना चाहिए, ग्रॉवलिंग। स्नैलिंग मीन्स ग्रॉवलिंग अराउंड हाउसेज, उन घरों के आसपास, एट द जंगल सेज, जो जंगल के किनारे होते हैं। बेयरिंग का मतलब शोविंग, दिखाते हुए, अनकवरिंग, जहां पर टाइगर की जो दहाड़ होती है, टाइगर की जो एक प्रकार से जो डर होता है, वो किससे दिखाता है टाइगर? अपने वाइट फैंग्स का मतलब अपने शॉर्ट लॉन्ग शार्प टीथ, उसके जो लंबे लंबे शार्प टीथ हैं, उनसे गांव वालों को डराने की कोशिश करता है। हिज क्लॉज, और अपने पंचों से डराने की कोशिश करता है। टेरराइजिंग द विलेज, इस प्रकार से पूरे गांव में एक आतंक सा ये फैला देता है। सो वी कैन से हियर इन द थर्ड स्टेंज ऑफ द पोएम, द पोएट इज सेइंग दैट द टाइगर मस्ट बी ग्रोवलिंग अराउंड द हाउसेज ऑफ the jungles as at the jungles age, and he should be showing the white fangs and claws in order to terrorize the villagers. So let us move towards the end of the poem. Now in the fifth stanza the poet is saying, but he is locked in a concrete cell, stands behind bars, stalking the length of his cage
ignoring visitors. In the fifth stanza, the poet is now जो है कवि अब वापस कहाँ आ गया है, द पोइट हैज कम इनटू जू के अंदर आ गया है. अब वो कह रहा है बट ही इज लॉक्ड, लेकिन टाइगर को तो क्या कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है इन कंक्रीट सेल, सीमेंट से बने हुए एक पिंजरे में, सीमेंट यानी मजबूती से सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ एक जो सेल है, एक जो पिंजरा है, एक जो आप कह सकते हैं कैद है, उसके अंदर बंद कर दिया गया है. स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और अब उसकी जो ताकत है उसको तो बार्स के द्वारा रोक दिया गया है, सलाखों के द्वारा रोक दिया गया है. यानी उसके आगे पिंजरे के आगे जो सलाखें लगी होती है ना लोहे की, उनके बारे में कवि कह रहा है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. और अब टाइगर क्या कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है. स्टॉकिंग मींस मूविंग विद प्राइड, मूविंग विद हिज ग्लैमर, हिज ग्लोरी. टाइगर क्या कर रहा है, इट इज ओनली मूविंग टू एंड फ्रो. जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा में कहा कवि ने कि टाइगर क्या कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है. द लेंथ ऑफ हिज केज, और क्या कर रहा है, जैसे कि वो इस केज की लेंथ जो है, इसकी लंबाई जो है वो माप रहा है, इसकी लंबाई में ही चल रहा है. इग्नोरिंग विजिटर्स, और देखिए बच्चों कवि ये कहना चाहता है इग्नोरिंग विजिटर्स. आप कभी जू में गए हैं क्या, कभी टाइगर ने आपकी तरफ ध्यान दिया है? टाइगर कभी भी ध्यान नहीं देता है जू के अंदर, लेकिन इसका बिहेव जो होता है जंगल में थोड़ा डिफरेंट होता है. तो कवि ये कहना चाहता है इग्नोरिंग द विजिटर्स. इग्नोरिंग द विजिटर्स मीन्स कवि ये कहना चाहता है कि टाइगर इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को. कहां पर टाइगर इग्नोर कर रहा है, कहां पे इग्नोर कर रहा है, आप जू के अंदर हैं, क्योंकि टाइगर को कहां कैद कर दिया गया है, टाइगर को एक सेल के अंदर, कंक्रीट सेल के अंदर कैद कर दिया गया है. तो कवि कहना चाहता है कि द टाइगर हु वाज फ्री इन द फॉरेस्ट, नाउ ही इज इन द कंक्रीट सेल, ही इज इन द केज एंड ही इज लॉक्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, हिज पावर has been closed behind the bars of the cage, and he is only moving to and fro in the cage, and he is not paying any attention to the visitors. He hears the last voice at night, or in the last stanza of the poem the poet is saying he hears the last voice at night, कि रात के समय वो अंतिम आवाजें सुनता है. द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स का मतलब वे कारें जो पेट्रोलिंग करती हैं, मॉनिटरिंग करती हैं, ध्यान देती हैं, गश्त करने वाली जो गाड़ियां होती है पुलिस की, या भी जो भी जू के अंदर जो भी वो जो लोग होते हैं जो उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं या जो उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी जो गाड़ियों के सायरन होते हैं उनकी आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं. स्टेयर्स, और बेचारा टाइगर क्या करता है, स्टेयरिंग करता है विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स. किनकी तरफ देखता है, ब्रिलियंट यानी चमकदार तारों की ओर देखता है. तो इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोइट इज कंक्लूडिंग विद द लाइंस दैट द टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस एट द टाइम ऑफ नाइट. द पेट्रोलिंग कार्स मीन्स द कार्स which are moving here and there in order to monitor, or and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Or tiger is gazing at the stars with his brilliant eyes, with his shining eyes. मतलब एक प्रकार से एक उसकी विवस्था दिखाई है. इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोएट हैज पोर्ट्रेड a picture of how a tiger is not able to move outside of the cage, and how he is behaving, and how his behave is different from the point of view of how a tiger behave in a forest or how a tiger behave in a zoo. So इसमें जो कविता के अंदर यही चीज़ें बताएगी कि टाइगर जंगल में कैसे बिहेव करता है और जू में कैसे बिहेव करता है. तो आपको इसका ये जो प्रश्न है इसको अच्छे से तैयार करना है कि हाउ ए टाइगर बिहेव्स इन द जू और हाउ ए टाइगर बिहेव्स इन द जंगल. तो मैं समझता हूँ कि आपको जो है पोएम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर पोएम से रिलेटेड कोई अभी भी आपकी क्वेरी है, अभी भी कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. एंड अगर आपको हमारा जो वीडियो है अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.